एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर, एटम कैसा होता है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई एटम होता क्या है, व्हाट इज एटम। एटम का नाम एटम पड़ा कैसे, किसने बताया ये एटम, या एटम से पहले कभी कुछ और भी चलता था क्या। हाँ, वो कण और जो है अणु ये तो हिंदी में बोलते हैं ना और परमाणु, ये सब हिंदी से ही। तो इंग्लिश में क्या? कणों को पार्टिकल बोलते हैं, परमाणु को एटम बोलते हैं और मॉलिक्यूल को अणु बोलते हैं। अणु सही है। ये सब अपने संस्कृत, ये सब भी आजकल पता होना चाहिए, क्योंकि देखो नरेंद्र मोदी की सरकार में हिंदी में भी सब कुछ पता होना चाहिए लोगों को। आर्टिकल को बोलते हैं कण। एक महर्षि कणादि थे, उनके नाम पे पता है मेरे साथ। मुझे एक बार में बनाना है सही एकदम सीधा। हाँ नहीं, सब कुछ एक बार में होना है। तो बात याद, हाँ, पार्टिकल को बोलते हैं कण, एटम को बोलते हैं परमाणु, और मॉलिक्यूल को बोलते हैं अणु। एटम कैसा होता है उसको लोगों ने देखा है क्या। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो एटम होता है ना, उसको किसी ने आज तक देखा ही नहीं। अब जिस चीज को लोगों ने देखा नहीं है, उस चीज का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। 1800 से स्टार्ट हुआ, डाल्टन के टाइम से स्टार्ट हुआ, और आज तक लोग उसका स्ट्रक्चर बता ही रहे, बहुत सारी चीजें उसको बताने की। एटम कैसा होता है, तो एटम के स्ट्रक्चर को बताने की कहानी कुछ ऐसी है, जैसे मैं आपसे कहूँ भूत देखा आपने कभी? भूत नहीं देखी है, चुड़ैल देखी है? सिर्फ डर लगता है। डर नहीं लगता है, मतलब चुड़ैल देखी होगी तभी तो डर लगता है। नहीं, डर नहीं, कभी नहीं। नहीं देखी है, नहीं देखी। डिस्क्राइब चुड़ैल या किसी भूत को अगर मैं सर टीवी में देखा था, टीवी में देखा था शायद। नहीं तो टीवी में क्या सब कुछ सच थोड़ी होता है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं पूछूं किसी भूत को डिस्क्राइब करो तो करो। भूत को डिस्क्राइब करो। Define a ghost. उसके बाद शक्ति क्या होती है? ये तो सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी रह जाएगी उसको। हाँ, शक्तियाँ होती है, उसके बारे में शक्तियाँ होती है। अरे डिस्क्राइब करना कैसी होती है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ घोस्ट, घोस्ट कैसा होता है। खुले बाल वाइट साड़ी। हाँ, वाइट साड़ी। वो तो टीवी में मिला था। हाँ भाई, जो देखा है वो तो बताओ। हाँ ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे कि भाई एटम की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो ये बताओ भूत कैसे होता है, चुड़ैल कैसी होती है। जिनकी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी है। बिल्कुल बात है। इंसान की शक्ल अच्छी है। तो वो तो कोई जिनकी शक्ल बहुत अच्छी हो, किसी को शक्ल अच्छी है, चुड़ैल को देखो। मतलब उनके बड़े-बड़े दांत होते हैं। हाँ, अगर मैंने तुमसे चुड़ैल का डिस्क्रिप्शन पूछा तो तुम बताओगे वो सब बड़े-बड़े दांत होते हैं, बाल निकले होते हैं, लंबे बाल होते हैं, आंखों से खून निकल रहा होता है, नाखून लंबे होते हैं, पैर पीछे होते हैं। पैर पीछे होते हैं। हाँ, पैर पीछे होते हैं। वेरी गुड, एक और करेक्ट है। लिपस्टिक लगी होती है। लिपस्टिक भी होती है।
अब चुड़ैल है तो लिपस्टिक तो लगाएगी, तो यानी कि जितनी लिपस्टिक लगाने वाली है वो सारी चुड़ैल होती है। ये बोलना चाह रहे हो आप? ये लिपस्टिक सारे मम्मी नहीं लगाती, मैं अपनी मम्मी को बोली हाथ से लिपस्टिक लगाती हूँ। समझ आया नहीं? ना कोई मेकअप करते हैं ना, अपनी ऑर्डर तक नहीं लगाती, थोड़ी वैसलीन वगैरह जैसे या कोई मॉइस्चराइजर मेरे टाइम में। समझ में आया नहीं? तो जितने हो उतनी बातें। मैं आपसे भूत का डिस्क्रिप्शन पूछूं तो आप बोलोगे कि सर उसका काला गला था और उसका सर नहीं था, बाकी सब कुछ था। आपसे पूछूं तो आप कहोगे बस सर, केवल सर था, बाकी सब कुछ गायब था। तो यहाँ पे भी तो भूत बोल रहा है। कहाँ पे? मतलब भूत का वो मॉल की है ना, वे बात वैसे दिखाते हैं सर, बट डरावना सा सेकंड फ्लोर पे मॉल वैसे ज्यादा लिखता पर मेरे फ्रेंड गई थी, उसने कुछ देखा नहीं, सिर्फ आंखें बंद करके घूम के आ गई। अब मैं अगर आपसे इसमें ये पूछूं व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ घोस्ट, बताइए। एक जो भूत है, घोस्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन बताइए कैसा होता है? सर लाल आंखें होती है उसकी, लाल आंखें होती है और लंबे लंबे बाल। सर लंबी बाल होती है। नहीं, तुम तो मेल भूत की बात करो ना, फीमेल की क्यों बात करो? चुड़ैल की बात सर में चोट की निशान होती है। सर पे चोट के निशान होते हैं, मतलब उल्टा सीधा मतलब है ना, जो जिसके मुंह में आ रहा है पता है। अगर मैं आपसे पूछूं सेम हो जैसा हो रहा है, बड़े बड़े सीन होते हैं, है ना? अभी वो दोनों आ रहे होंगे, वो देखी दिशा कर है ना? वो भी कोई डिस्क्रिप्शन देंगे, कुछ ऐसा देंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना? तो अगर बात की जाए कि जो घोस्ट होता है वो कैसा होता है, तो बस देखा तो है नहीं इसमें। अब कोई देखता तो एब्सोल्यूट बात होती कि भाई हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो एटम के साथ भी एक प्रॉब्लम है, एटम को हम डायरेक्ट अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, इवन नेकेड आई छोड़ो, किसी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, केवल उसका फोटोग्राफ ले सकते हैं कि उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं कि ये एटम यहाँ पर है, बाकी कुछ नहीं। एक्सपेरिमेंट से भी उसको देख नहीं सकते, समझ में आया कि नहीं? तो देख नहीं सकते, तो जितने लोग, जितने साइंटिस्ट उतने तरीके के मॉडल, जितने साइंटिस्ट उतने तरीके के मॉडल। आइए आइए बोलो। हाँ? सॉरी नहीं। सकल देखिए, मैं सब मारती हूँ। बाल लगाने का टाइम नहीं क्लास। नहीं। सर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, एक बात करी कि आप जब भूत देखा है तो हम दिशा का इंतजार करके कि दिशा आएगी तो घोस्ट का वो बताएगी डिस्क्रिप्शन। सब कुछ मैंने तो सिर्फ विश्वास नहीं करती। नहीं विश्वास करो मत करो, सुनो, मैं आपसे देख नहीं रहा था, तुम नहीं सबसे बड़ी हूँ। आप लोग डिस्कराइब करो उसे। मम्मी। तो इंसान ही सबसे बड़ा भूत होता है सर। ओके तो इसने देखा है? बताओ, आपने देखा वो हाँ सर। डिस्कशन इसी पे चला। तो जैसे आपने कोई चीज कभी देखी नहीं है और उसके डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो हर आदमी अलग अलग तरीके से बोलता है। कोई तो बोलता है कि भूत के पीछे पैर होते हैं, कोई बोलता है सफेद होता है, कोई बोलता है काला होता है, कोई बोलता है मासी नहीं होता, कोई बोलता है सर नहीं होता, बाकी सब होता है, कोई बोलता है सरी होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो जितने वो उतने तरीके की बातें हैं। मेरे को कोई भूतिया स्टोरी सुनाने का शौक नहीं आता, समझ में आया कि नहीं? मैं सुना रहा हूँ, इसीलिए मैंने फोन करके बुलाया कि मैं जल्दी आऊँ। लेकिन थीम ऑफ द चैप्टर छूट जाएगी। थीम ऑफ द चैप्टर यही है कि जिस चीज को कभी किसी ने देखा नहीं है उसके लोग जितने वो अपनी बातें करने लगते, अपने अपने स्टाइल के सब बोलने लगते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिले। अब ये बोलते भूत में शक्तियाँ होती हैं, तो वो देखा होगा टीवी में भूत थाली उठा उठा के फेंक रहा है ना, आदमी को ऊपर टांग दिया उसने तो उसकी शक्तियाँ आ गई। सही है। वैसे भूत एक्चुअली में क्या होता है वो किसी ने नहीं देखा। तो जो जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं, जो आपने देखा टीवी में, उसी हिसाब से आप बोल रहे हैं कि भाई भूत ऐसा होता है।
असलियत में तो ना आपने देखा ना मुझे। फिर होता है क्या? हाँ जैसे भगवान एग्जिस्ट करता है इसे भूत भी एग्जिस्ट करता सर फर्स्ट चलो तो बोल रहे हैं है। नहीं हम एक्सपेरिमेंटल टीचर, हम एक्सपेरिमेंट्स पे विश्वास रखते हैं। जितने साइंस वाले हैं ना, साइंस एक व्हाट इज साइंस? साइंस एक माध्यम है जिससे कि आप मीडियम है जिससे कि आप नेचर को समझ सकें, लेकिन इंसान आज तक भी नेचर को पूरी तरह समझ नहीं पाया। नहीं तो एक मशीन होती ह्यूमन जीरोक्स मशीन, उसमें दिशा को रखते दूसरी दिशा बाहर। आप अभी कुछ जाते मेरी दोनों बेटी। अरे अंदर पर है ना पापा, नहीं ऐसे नहीं। जो लड़कियां होती है ना उनको वो अपने पापाओं को बहुत प्यारी होती है, पता नहीं है पता थोड़ी शादी यार। अरे अपने लड़के को मार देते हैं लेकिन लड़के को नहीं मारते। तो खैर लड़के मम्मी के बहुत पिला रहे होते हैं, समझ में आया क्या? मम्मी समझती नहीं पिला रहे होते हैं। तो खैर वो एक सोशल मतलब बैलेंसिंग है, उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करते। हम थीम ऑफ चैप्टर की बात कर रहे हैं कि जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है एटम? एटम देखने में कैसा लगे, कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब हमें आज पता है। लेकिन शुरुआत से बात की जाए तो शुरुआत यही है कि भाई एटम का नाम एटम क्यों पड़ा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जिसको आज हम एटम बोलते हैं क्या वो वाकई में एटम है? कहां से स्टार्टिंग, हम सब कुछ स्टार्ट से करेंगे। और चैप्टर की थीम ये है कि एटम को किसी ने देखा नहीं आज तक, और जिस चीज को कभी किसी ने देखा नहीं कभी भी, उस चीज के बारे में साइंटिस्टों ने जब बताना शुरू किया तो उनके जो मुंह में आया वो पकड़े। किसी ने बोला तरबूज की तरह होता है, किसी ने बोला नहीं स्ट्रॉबेरी की तरह होता है, प्लम में जैसे पुडिंग होती है वैसे होता है। प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन है ना, उनकी कहानी काफी दिन तक चलती रही। फिर जो है क्या बोलते हैं दूसरे आए रदरफोर्ड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर डाला, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं तरबूज की तरह नहीं होता, इम्पिटी होता है, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज विद इन एटम इज इम्पिटी। फिर रदरफोर्ड की जलेबी बन गई, वो बनाए बोर ने, सही है। फिर बोर को पड़ी लात श्रोडिंगर ने, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जिससे बोर को लात पड़ी। फिर एक श्रोडिंगर निकाला है, उन्होंने एक मॉडल दिया। तो टाइम टू टाइम बहुत सारे एटॉमिक मॉडल आते हैं। मॉडल का मतलब क्या होता है दिशा बेटा? मॉडल क्या होता है? मॉडल का मतलब एक हाइपोथेसिस, रिप्रेजेंटेशन कि भाई ऐसा होता है। तो किसी ने रिप्रेजेंट किया ये मॉडल ऐसा है, तो फिर ठीक है हम उस मॉडल पे काम कर रहे हैं, उस मॉडल पे सोच रहे हैं। लेकिन आज तक हकीकत ये है कि किसी ने एटम को अपने आई से नहीं देखा, और एटम को अपनी आई से नहीं देखा। और साथ साथ और भी बात है कि एटम जो है ना, एग्जैक्टली कैसा होता है ये आज तक एक रहस्य, मिस्ट्री। ये तो था सच, ये तो है सच, लेकिन हमें एटम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मॉडल्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है, डिफरेंट जो भी मॉडल्स हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्या सही है क्या गलत है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग्स, उन मॉडल्स की स्टडी करनी है जो साइंटिस्टों ने हमें दी है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है बोर मॉडल। और चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप यूं समझ लीजिए कि हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये पूरी मॉडर्न फिजिक्स है, मतलब फिजिक्स का 1/5 पार्ट है
20% मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से। हमारे जो केमिस्ट्री है इसके कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, रेडियो एक्टिविटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स में कॉमन है आपसे, फिजिक्स में भी पढ़ने हैं और यहाँ पे भी पढ़ने हैं। इवन दो फिजिक्स वाले पढ़ाते ही नहीं, मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ाते हैं क्योंकि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब कुछ कवर कर लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी भी घास काट के निकल लेते हैं, आप आते तो आएंगे अपना घास काट के निकल लेते हैं, उसको वहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स होती है। थर्मोडायनेमिक्स जो है हमारी वो एज इट इज फिजिक्स में अप्लाई होती है, कन्वेंशन थोड़ा सा उल्टा होता है, बस बाकी सब ठीक है, कन्वेंशन थोड़ा सा उल्टा होता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक है केमिस्ट्री के जो फिजिक्स में पढ़ाए नहीं जाते, वो आपको यहीं पढ़ने, और आईआईटी में क्वेश्चन या तो फिजिक्स में भी आ जाएगा और केमिस्ट्री में भी आ जाएगा, और हो सकता है दोनों में भी आ जाए। एक बार पेपर में मॉडर्न फिजिक्स में 80 नंबर किया 80 मार्क्स, 40% मॉडर्न फिजिक्स आ गई आईआईटी। सोचो लॉटरी लगी हो, और उन लोगों की बेटा बच गई जिन्होंने पढ़ी नहीं थी मॉडर्न फिजिक्स, और नहीं तो चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा मतलब मार्क्स से इसी से आता है। अब अपन जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1800 के आसपास डाल्टन एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। डाल्टन ने एटम जो वर्ड लिया, इसी डाल्टन अंकल ने ही नाम रखा है एटम का, एटम मतलब जिसको आज हम एटम बोलते हैं, इसका नाम एटम कहाँ से है, तो डाल्टन अंकल ने एटम को एटम बोला था, सही है। कैसे बोला, तो उन्होंने कहा कि एटम वर्ड जो है वो एटोमियो से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है एटोमियो, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल, सही है। तो डाल्टन अंकल ने तो बोला था कि एटम मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको व्हिच कांट बी फर्दर डिवाइड, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, according to Dalton's atomic model, according to Dalton's atomic model, an atom is the smallest, an atom is the smallest, an atom is the smallest indivisible particle of matter, smallest indivisible particle of matter which can't be further divided. सही है। तो यहाँ से एटम को, एटम की पहचान मिली, यहाँ से एटम को एटम का नाम मिला, ठीक है। लेकिन इनकी फिलॉसफी काफी साल चली, 1800 से लेके 1900 के अराउंड, 1800 से लेके 1900 तक इनका जो है चलता रहा बैठा, मतलब 100 साल किसी की फिलॉसफी चलती रहे, उसको हम साइंस नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं था उन सब चीजों का, उसको हम साइंस नहीं बोलेंगे, we can't take like a science। हाँ, लेकिन उन्होंने सबसे छोटे पार्टिकल को नाम दिया क्या, समझ रहे? तो उन्होंने सबसे छोटे पार्टिकल को डेली क्लास से लिया, डेली स्क्वायर समझ गया ना, तो स्पीडी मोड में आ गए, सिलेबस खींचने के मोड में आ गए। लगभग 100 साल तक इनकी फिलॉसफी चलती रही, है ना, लेकिन ये एक फिलॉसफी थी, इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह प्रपोज नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अपनी बात कही, लोगों को माननी हुई मानी। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, लोग माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने,
सही है, बाकी हम ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, बस ये मान लीजिए कि जिस पार्टिकल को आज एटम बोलते हैं, ये जो नाम एटम आया ये कहाँ से आया? ये डॉल्टन अंकल ने नाम रखा, ठीक है। उसके बाद तमाम आए, तमाम चले गए, फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हुई। वो प्रॉब्लम ये हुई कि डॉल्टन अंकल ने तो बोला था कि एटम इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने बिल्ली की खाल से एबोनाइट की रॉड को रगड़ा और रेशम की कपड़े से ग्लास रॉड को रब किया। तो बिल्ली की खाल से अगर ग्लास रॉड को रब करो और रेशम के कपड़े से ग्लास रॉड को रब करो तो वो दोनों रॉडें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती हैं। सही है, तो कुछ लोगों ने लॉजिक दिया, वो ऐसा है कि वो बिल्ली होती है, वो रेशम के कीड़ा खाती है, तो इसे ये लॉजिकल रीजन है, ये रीजन है लॉजिकल। हाँ, तो वो बिल्ली रेशम के कीड़े खाती है, इसलिए देखो बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की आत्मा उसके अंदर घुस गई और उसके और लोगों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाने लगे, देखो दोनों रॉडें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। समझ आया कि नहीं? कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, बिल्ली डायरेक्ट रेशम के कीड़े नहीं खाती, चूहा रेशम के कीड़े खाता है और फिर बिल्ली चूहे को खाती है, इसलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना। आज हम लोग जानते हैं कि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वहां पर जब हम किसी को रब करते हैं, किसी ग्लास रॉड को या वगैरह को, तो वहां पर जो है एक जो है चार्ज डेवलप हो जाता है। तो एक रॉड पे पॉजिटिव चार्ज, एक रॉड पे नेगेटिव चार्ज, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आज भी अगर आप अपने कॉम वगैरह, कंघा वगैरह लो, अगर बाल में रख लो और फिर कागज के टुकड़े वगैरह तो चिपकने लगते हैं। दैट्स ड्यू टू द चार्ज क्रिएटेड। सही है, और बाल में तेल लगा लो तो बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है नहीं। तो साइंटिस्टों के पास एक प्रॉब्लम आ गई 19th सेंचुरी आते आते, मतलब 1900 के आसपास साइंटिस्टों के पास प्रॉब्लम ये है कि अब एटम इंडिविजिबल नहीं था, अब एटम डिविजिबल था। लोगों को पता भी लग गया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। सही, अब वो कैसे पता लगा, क्या पता लगा, तो उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। सही है, कैथोड रे ट्यूब, एनोड रे ट्यूब के एक्सपेरिमेंट थे, मैंने आपको दिखाया भी कुछ है। तो वो कैथोड रे, एनोड रे ट्यूब, वो डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? ट्यूबलाइट है ना, कभी इसको फोड़ के देखने से अंदर कुछ नहीं निकले। जो ट्यूबलाइट है इसके अंदर कुछ नहीं होता, नथिंग, फोड़ के देख लेना, सिर्फ एक व्हाइट कलर का पाउडर धुआं सा दिखेगा बस, और इसके अंदर होता है वैक्यूम। तो जैसे ही फोड़ते हो फक से आवाज निकलेगी, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर एयर है वो इस ट्यूबलाइट के अंदर जा रही है। तो एक्चुअली में क्या होता है, एक तरफ एक इलेक्ट्रोड होता है, दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रोड होता है, तो इसको अब इसके बीच में कोई गैस होती है या वैक्यूम होता है ना। तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, उसका डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जिस ट्यूब में होता है उसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। तो हमारी ट्यूबलाइट भी जो है ये डिस्चार्ज ट्यूब का एग्जांपल है, जो हमारे ऊपर लगी हुई है। और पढ़ के देख लेना तो समझ में आ जाएगा। एक आध जब तुम नहीं बोलेगा या फिर हॉस्टल की बोलेगा करेगा चिपका के फोड़ करेगा अपने आप फोड़ जैसा तो बोलेगी हाँ नहीं सर, नहीं मैंने देखा है सर। देखा है फोड़? हाँ, उसमें कुछ होता है? जैसे वो फोड़ के नहीं देखा सर, वो रखी हुई थी और गिर गई थी तो मतलब फोड़ गई ना, हाँ, तो उसमें कुछ था, कुछ नहीं था, बस वाइट व्हाइट कलर का एक पाउडर लगा, वो पाउडर की वजह से ये लाइट जो है व्हाइट दिखती है। पाउडर बदलना तो ये लाइट का कलर भी बदल जाएगा। तभी कलरफुल लाइट बनाते हैं। जी हाँ, पाउडर अगर चेंज जब वो पर्पल होती है उसके बाद से पर्पल जी हाँ। होता है। और ये बिल्कुल सही बात है, आपने ऑब्जर्वेशन तो किया लेकिन आपको आज साइंस से कनेक्ट करके दिखाओ।
एक्चुअली में इसी डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से देखा था हमने कि कुछ कैथोड रेज, एनोड रेज और उनके बीच में फ्लाईव्हील रखा था तो वो चलने लगा और वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह है फिजिक्स की बुक वगैरह में दे रखा होता है, पढ़ लेना चीज में दे रखा होगा। अच्छी बात। अच्छा नाइट बल्ब जो होता है उसमें क्या जी? नाइट बल्ब नहीं बल्ब तो एक अलग चीज होती है। नहीं, बल्ब में क्या होता है, वो आजकल वो एलईडी वाले आ रहे हैं, बल्ब में फिलामेंट होता है, फ्यूल नहीं होता, फिलामेंट होता है, फिलामेंट होता है, इट इज ऑफ टंगस्टन मेटल। तो वो इलेक्ट्रिसिटी उसको हीट करती है, इतना हीट करती है कि उससे हमें रेडिएशंस मिल रहे हैं। इट इज अ डिफरेंट फिनोमेना। बल्ब दूसरे प्रिंसिपल पे काम करता है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये दूसरे प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जिन लोगों ने भी वीडियो नहीं देखा, अगर क्लास के बाद टाइम मिलता है तो मैं दिखा दूंगा वीडियो में, देखते जाना कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर को लोगों ने डिस्कवर किया, कैसे पता लगा कि नहीं एटम में कुछ चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, डिविजिबल पार्टिकल भी होते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो अब साइंटिस्टों को तो खैर फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, सबके मम्मी पापा कौन है, समझ में आया कि भाई किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसमें मास होता है। सही है। एक मुल्कन्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने E/m रेशियो भी निकाला है ना। तो आपने एनसीईआरटी अगर ले लिए गए तो एनसीईआरटी में आप पढ़ के भी देखना, उसमें E/m रेशियो वगैरह भी निकाला, तो बहुत कहानी है। तो एटम के स्ट्रक्चर को शुरुआत करने से पहले हमको बहुत सारा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, अपन इसीलिए बता रहे हैं कि आपको सब कुछ पता हो। तो फिर 1900 के आते आते साइंटिस्टों के पास एक प्रॉब्लम है, क्या एटम डिवाइड हो गया। अब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव भी चार्ज भी होता है, तो वो स्टेबल कैसे होता है? सर चार्ज का गैलियम मीनिंग क्या? चार्ज का गैलियम मीनिंग चार्ज का मतलब चार्ज होता है। सर तो कोई इसका मीनिंग हाँ, कोई नहीं मीनिंग है, कुछ होता है जिसको चार्ज बोलते हैं, है ना, जो एक इलेक्ट्रॉन का होता है, उसका स्पेसिफिक एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं है। चार्ज मतलब वो कुछ है जिसकी वजह से दो पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, तो फिर बोला गया वो चार्ज की वजह से हो रहे हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज। और दो बिल्ली कैट बूल से जो दो रॉड रब कर दी जाए तो दोनों पे सेम चार्ज होगा, तो फिर उसको अगर अपन एक डोरे से लटकाएं तो ऐसा लगेगा कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो लोगों को कहने वाले तो कहते थे कि दो बिल्लियां देखो लड़ती हैं आपस में, दो बिल्लियां आपस में एक दूसरे से मतलब मित्रता नहीं रखती, सही है, या रखती हैं तो थोड़े टाइम के लिए रखती हैं, मौका आते एक दूसरे को झपट्टा मार देते हैं। तो कैट्स बूल तो कहते हैं ना कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सॉरी अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करते हैं, ठीक है। तो सेम चार्ज रिपेल कर रहे थे तो जिस वजह से कर रहे थे उसी को चार्ज बोलते हैं कि बॉडी इज चार्ज। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है एक्चुअली, शुरुआत होती है चार्ज की इलेक्ट्रॉन से, किससे? इलेक्ट्रॉन से। इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की। अभी वो थॉमसन नेक्स्ट मॉडल पर पीछे सारे खा जाएंगे, नेक्स्ट मॉडल ही पर पढ़ने वाले थॉमसन क्लॉपबॉडी मॉडल, सही है। तो इसके बीच में काफी कहानी है, इस कहानी को हम केवल सुन सकते हैं, वो हमारे बहुत ज्यादा कोई सेंस या मीनिंग की नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता उससे, केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, लेकिन पता होना चाहिए कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर डिस्कवर्ड। देखे कैसे? देखे तो वही नहीं, क्योंकि जो एटम नहीं देख पाओगे तो एटम का पार्टिकल कहां से देख पाओगे, बट यू कैन एक्सपेरिमेंटली फील कि हाँ कुछ है जो ऐसा कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो देखें ना, in the beginning of 19th century, it was known that atom is composed of subatomic particles like electrons,
protons, etc. Subatomic charged particles. Subatomic charged particles like electrons, protons, etc. ठीक है ना? Now a new problem arises before scientists. A new problem arises before scientists. How these particles are reside? How these particles can reside? A new problem arises before scientists. जो अपने आप को सो वर्ल्ड साइंटिस्ट बोला करते थे उस जमाने में, जब साइंटिस्ट हैं तो उनके सामने एक नई प्रॉब्लम आ गई. हाउ दीज पार्टिकल्स आर how these particles can reside within the atom. देखिए होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें यूनिट का 1.6 into 10 की पावर -19 पूरा का नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में. ये चार्ज निकाला गया है ना, ये मिनिमम चार्ज है. अब जो चार्ज होगा ना वो इसके मल्टीपल में ही होता है. एक इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, बाहर आएगा, या दो जाएंगे, तीन जाएगा, आधा पोलर इलेक्ट्रॉन इधर उधर से उधर नहीं जाता. तो जब भी चार्ज होता है वो इस वैल्यू में मल्टीपल में होता है. ठीक है. और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका जस्ट अपोजिट चार्ज एक प्रोटॉन पे होता है. तो इसको यूनिट चार्ज भी बोलते हैं. क्या होता है? अब ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं. अगर ये एक दूसरे से कांटेक्ट में आ गए ना तो बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है. या ये अगर चार्ज एक पे मान लो जैसे हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम पे एक प्रोटॉन होता है तो इसके न्यूक्लियस पे एक प्लस चार्ज होता है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो एज अ होल दिस एटम इज न्यूट्रल. हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन पे 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, बट एज अ होल हाइड्रोजन एटम इज न्यूट्रल. उस पे कोई चार्ज नहीं. तो ये अब साइंटिस्टों के सामने बड़ी समस्या आई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं. अगर दोनों एक दूसरे में मिल गए तो फिर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और कोई चार्ज रहेगा ही नहीं. फंडामेंटली ये बात ट्रू है फिजिक्स से. तो ये प्रॉब्लम साइंटिस्टों के पास आई. तो अब साइंटिस्टों ने अपना ज्ञान प्रदर्शित शुरू किया. मतलब इतने सारे एटॉमिक मॉडल क्यों आए, उसके पीछे लॉजिक है. सब लोग ये बताना चाहते हैं कि एटम कैसा होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे स्टेबल है एक ही एटम में. तो लोगों ने अपना ज्ञान प्रदर्शित करना शुरू किया. तो सबसे पहले आपका मॉडल थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल. थॉमसन जो है 1900 में आए थे. थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है वो क्या कहता है, एटम कैसे होता है. तो इन्होंने कहा देखो ऐसा है, आप सब लोगों ने फल खाए होंगे. इन्होंने एटम को फल से कंपेयर किया. इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं. इट इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल. इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं. थॉमसन एटॉमिक मॉडल ठीक है.
उसको क्यों बोलते हैं? इन्होंने कहा देखो भैया आप लोगों ने फल भी खाए होंगे, फल में जो एक फ्रूट होता है, कोई भी फ्रूट देखो आप इन जनरल, तो जो फ्रूट्स होते हैं उन फ्रूट्स के अंदर उनके सीड्स होते हैं, लेकिन फ्रूट से सीड क्या करता है? सीड का जर्मिनेशन हो जाता है और वो पौधा बना लेता है, छोटा सा बना लेता है। लेकिन आप देखो एप्पल है ना, एप्पल अपन तोड़ भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एप्पल के अंदर जो सीड होता है उसका, वो बिल्कुल चुपचाप शांति से बैठा रहता है। ऐसा नहीं है कि एप्पल के अंदर से पेड़ निकल, ठीक है, दोनों का देखो फ्रूट भी स्टेबल होता है, फ्रूट है ना, उसके अंदर सीड भी स्टेबल होता है। तो वही उन्होंने सीड को पुडिंग वगैरह से कंपेयर कर दिया। उन्होंने कहा जैसे हमारे फ्रूट्स होते हैं, नेचर से सीखो, आप लोग को नेचर से सीखते ही हो, है ना। उन्होंने कहा कि जैसे वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन के अंदर पूरा लाल लाल रेड कलर का होता है ना, देखा है वाटरमेलन, उसमें सीड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड like this, and all the positive charge within an atom is spread over this entire sphere of size of atom। जो भी sphere size, sphere एक मान लिया, atom को एक sphere मान लिया, और बोला कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है उस पूरे स्फीयर में स्प्रेड होता है, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें इस तरीके से इम्बेडेड होते हैं जैसे कि हमारे वाटरमेलन में इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने देखो सब कुछ स्टेबल है, हाँ तो सही है, हम लोग रोज खाते हैं इनको, आज बहुत बढ़िया चीज दिख रही। जैसे न्यूटन को भी क्या दिखा, न्यूटन ने ऊपर से नीचे तक एप्पल गिरते देखा और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बना दिया उसने। क्या उससे पहले एप्पल हवा में उड़ते थे? क्या उससे पहले किसी के सामने एप्पल नहीं गिरा होगा? क्या उससे पहले ईंटें पत्थर लोग नहीं मारते होंगे? अरे उससे पहले क्रॉस एंड वो चलते थे कि नहीं चलते थे? चलते थे ना, वो वगैरह। भाई देखो रावण देखो, रावण धनुष से लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो तीर मारते हैं तो तीर ऊपर की तरफ मारते थे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का अर्थ है, आइडिया था। एक्चुअली में जो एक तीर होता है ना, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ को फॉलो करता है। जब उसका आइडिया था, समझ रहे हो, तो फिर इन सब चीजों का भी आइडिया रहा होगा। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल सही बात। तो मुद्दे की बात यह है कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मतलब न्यूटन की बात छोड़ो, एप्पल सबने नीचे गिरता देखा, लॉ केवल एक देखा न्यूटन, और ये प्लम पुडिंग फल सबने देखे, थॉमसन को सूझ गया कि चलो फल से कंपेयर कर लेते हैं, तो उसको प्लम पुडिंग, वाटरमेलन और भी बहुत सारे मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, the positive charge of the entire atom is spread the positive charge of the entire atom is spread over the sphere of size of atom, over the sphere of size of atom, over the sphere of size of atom. And electrons are emitted in that sphere and electrons are emitted in that sphere just like seeds of watermelon in the watermelon. Just like seeds of watermelon just like seeds of watermelon in the watermelon, within the watermelon. ठीक, अब इनका वाटरमेलन थोड़ा किसने, रदरफोर्ड ने,
रदरफोर्ड ने इनके ठीक 6 साल बाद, डाल्टन की किस्मत बहुत अच्छी थी, 100 साल तक उसकी बात लोग मानते रहे। 100 साल तक बात मानते रहे, आदमी का जीवन सफल हो गया, बाकी चाहे बाद में उससे क्या लेना देना। किसी आदमी की बात अगर 100 साल तक लोग मानते रहे तो बस हो गया जीवन सफल उसका डाल्टन। लेकिन इनकी किस्मत छोटी थी, थॉमसन की, है ना। इनको झटका दिया किसने? रदर। एक्चुअली में रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट था जो सदियों से लोग करते चले आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट सदियों से लोग क्या एक्सपेरिमेंट करते, उनका एक ही मोटिव है, वो किसी भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट करना। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग। समझ में आया नहीं? तो रदरफोर्ड ने हालांकि कर भी दिया। एक डिस्कवरी है जिसका नाम है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन पे बहुत सारी मूवीज हुई जाती हैं, वॉल्वरिन वगैरह देखी होंगी, अच्छी देखी होगी, वॉल्वरिन वगैरह आती है म्यूटेशन पे। सर म्यूटेशन बताओ पहले आप। वही म्यूटेशन का मतलब होता है कि आपको चेंज करना, चेंज कर देना। जैसे आपका हैंड है, ये हैंड को पूरा एकदम ऐसा चेंज कर दे कि नहीं प्लैटिनम का हैंड हो जाए या वो कुछ उस तरीके से हो जाए, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। मतलब आपकी बॉडी मरकरी की बना देगी। जीन, वैसे बायोलॉजी में भी होता है म्यूटेशन, जीन चेंज हो जाता है, म्यूटेट होता है ना, म्यूटेशन होती है, जीन चेंज हो जाता है, इस तरीके की बात होती है। हाँ, म्यूटेशन हो जाता है। जैसे अपन पहाड़ों पे रहते हैं ना, तो अपनी नाक छुट्टी हो जाती है, वो के बड़े वहाँ पे क्या है, ठंडी हवा ज्यादा चलती है, तो नाक में बार बार लगती है, तो हाँ हाँ, पहाड़ी में शक्ल नहीं देखी। हाँ, जहाँ ठंड होती है वहाँ के लोग गोरे होते हैं, जहाँ गर्मी होती है वहाँ के लोग थोड़े काले हो जाते हैं। समझ आए? वैसे ये सब चीजें जेनेटिक भी होती हैं, लेकिन एकदम से जीन चेंज नहीं होता है, जीन धीरे धीरे चेंज होता है। जैसे एक बासमती चावल देहरादून में उगाया जाता है, उसका टेस्ट ही अलग है। वही बासमती चावल यहाँ पे राजस्थान में भी बूंदी वगैरह में उगाया जाता है, उसका टेस्ट अलग है। सही है। तो एक्चुअली में क्या है, देहरादून की जो आबो हवा है उसकी वजह से जो वहाँ पे देहरादून का बासमती चावल है उसका टेस्ट अलग ही होता है। वो धीरे धीरे क्या होता है, जीन म्यूटेट हो जाता है। तो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को म्यूटेशन या नेचुरल म्यूटेशन। जैसे हम लोग हैं तो धीरे धीरे डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चेंज हुए। आज हम लोग जिस हालत में हैं, जिस तरीके से दिख रहे हैं, दिखने में ठीक ठाक है, चिंपैंजी जैसे नहीं दिख रहे, तो ये हमारे क्या है, जीन में म्यूटेशन हुआ है। पूंछ जो थी वो सब गायब हो गए हम लोग से, है ना, और वो जो है क्या बोलते हैं, बैकबोन वगैरह रह गई। रदरफोर्ड ने बड़ा खतरनाक काम किया था, आपको बताऊं। रदरफोर्ड के नाम एक डिस्कवरी है, रेडियो एक्टिविटी में हम चल के पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, उसमें एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करने की कला इसी के पास है। इसी ने पहली बार नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया। नहीं, उससे पहले तो सब यही समझते थे कि ये तो भगवान की देन है, जितने एटम मिल गए सब ऊपर वाले की देन है, अल्लाह का करम है, ले लो जैसे मिल गए। समझ में आया कि नहीं? लेकिन इन्होंने पहली बार किसी भी एटम को, सही है, चेंज कर दिया, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया? कुछ किया थोड़ी था, वो कुछ और ही करना चाह रहे थे, हो गया। हाँ, वो धोखे से, जितने एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी जो कुछ भी होती है सब धोखे से होती है, जानबूझ को कोई कुछ नहीं करता। मैथमेटिक्स का मैथमेटिशियन था श्रोडिंगर, श्रोडिंगर को नोबेल किसमें मिला? केमिस्ट्री में। तो हमेशा जितने नोबेल प्राइज मिलते हैं ना वो सब इंट्राफील्ड मिलते हैं। बायोलॉजी वाला है, बायोलॉजी वाले को केमिस्ट्री में मिला है, केमिस्ट्री वाले को बायोलॉजी में मिला है, मैथमेटिक्स वाले को फिजिक्स में मिला है, फिजिक्स वाले को मैथमेटिक्स में मिला है। हाँ, तो उनकी बात अलग है, वो अंग्रेजों के बहुत बड़े चमचे थे। हाँ, जैसा कि मेरे पास लिटरेचर है, जैसा कि मैंने सुना है उनके बारे में, और ये आज तक आजादी के 50 साल तक जितने भी लोग थे सब अंग्रेजों के दलाल थे, इंक्लूडिंग नेहरू ऑल्सो, गांधी ऑल्सो। मेरे को जैसा सुनने में आता है, मैंने जो फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ रखी है उनमें ऐसे लिखा हुआ है।
1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, हमें आज़ादी इसलिए नहीं मिली कि हम बहुत काबिल थे, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। अंग्रेज कभी आज़ादी ना देते हमें, सही। हमें आज़ादी इसलिए मिली क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है एक संधि हुई, उस संधि में ये लिखा गया कि जितने भी जगहों पे दूसरे देशों का कब्जा है वो सारे कब्जे छोड़ेंगे सारे देश। तो केवल हमें ही नहीं मिली, हमारे जैसे 100 देशों को आज़ादी मिली थी उसमें 5-6 साल में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कौन सी दिन से आज़ादी मिली? गांधी जी तो इसमें भी तैयार थे डोमिनियन स्टेटस में, जैसे आज न्यूजीलैंड में है ना, वहाँ के गांधी जी तो उसमें भी तैयार थे, तुम तो हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, हमें अपना राज करने दो, हम तुम्हारी महारानी के घर चलाते थे। मतलब जो आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो महारानी विक्टोरिया होती है, और भी हम लोग विक्टोरिया में अपना सब गाना हमने गाते हैं, उनका विक्टोरिया अपना होता है, उसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस, है ना। तो वो गांधी जी उस पर भी तैयार थे, लेकिन एक अपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने उनका डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग की थी ना, किसने की थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। हाँ, जो भी थे, मैं तो इनको ही जानता हूँ। इनको क्या है, ये जुलूस निकाल रहे थे तो इनको लाठी पड़ी पुलिस को, ये वही मार गए। हाँ सर पे लाठी पड़ गई, सर पे लग गई। तो अब इतना यूं ऐसे भी बोल सकते हो कि इतना मारा पुलिस ने कि वो वही मर गए। हाँ, पुलिस होती है ना, अरे दादा नहीं मारते, किसी को मारते हैं आजकल नहीं मारते, आजकल पुलिस वाले थोड़ा सही होते, लेकिन उस समय ऐसा था। क्या, चलो उससे क्या लेना, ठीक है। तो ये मुद्दा कैसे है? हाँ, तो रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड हमेशा सबने यही चाहा कि हम किसी भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट करें, तो धोखे से डिस्कवरी हो गई। जिस एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन लेकिन नाइट्रोजन चूंकि जलती नहीं, ना ही जलाने में हेल्पफुल है, तो जिस ऑपरेटर्स में नाइट्रोजन लिए वो अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, स्कैटरिंग कर रहा था, और उसने जो है अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करते करते उसके ऑपरेटर्स में आग लग गई, उसके ऑपरेटर्स में। तो उसने कहा ये तो नाइट्रोजन थी, तो ना जलती है ना जलाती है, कुछ करती नहीं, इसमें कैसे आग लग गई? तो फिर बाद में पता लगा अरे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई। भाई साहब, उनको आज हमारी पीरियोडिक टेबल में 92 के बाद, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं ये सब आर्टिफिशियल कैसे बने, इसका रास्ता किसने दिखाया, कैसे बनाया? मैनमेड। क्या कढ़ाई में भून दिया यूरेनियम को तो बन गया वो नेचुरली, ऐसे थोड़ी है। ये सब रदरफोर्ड के दिखाए हुए रास्ते से बने। इस पे हमने जो यूरेनियम या और भी हैवी पार्टिकल थे, इन पे हमने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट किया, तब बने। मैनमेड है क्या, कैसे कुकर में उबाल दिया उसको, ओरियम को कुकर में उबाल दिया बन गया, तो ऐसे नहीं है ना। ये सब आर्टिफिशियल है, मैनमेड। क्यों है, कैसे? तो ये रदरफोर्ड अंकल ने बताया। तो रदरफोर्ड ने किया क्या एक्चुअली? इतनी सब मैंने तारीफ कर डाली रदरफोर्ड की, उसने थॉमसन का वो वाटरमेलन घोटाला है ना, ये वाटरमेलन मॉडल को गलत बताया, उसने आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन को सही बताया। तो एक्चुअली वो रदरफोर्ड मॉडल वाज द बेसिक मॉडल, फर्स्ट बेसिक मॉडल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। अब अगले हेडिंग में ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो रदरफोर्ड अंकल जो थे वो कुछ कर रहे थे एक्चुअली में, अल्फा पार्टिकल ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग
एक्सपेरिमेंट